14, सिर्फ 14। सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये नंबर ये एक पूरी कहानी कहता है, एक ऐसे देश की जो बर्बादी की कगार पर खड़ा था। तो चलिए समझते हैं कि इस एक नंबर के पीछे कितना बड़ा संकट छिपा था। हाँ, 1991 में भारत के पास अपनी ज़रूरी चीज़ों जैसे तेल वगैरह के इंपोर्ट का बिल चुकाने के लिए सिर्फ 14 दिन के पैसे बचे थे। आप सोच सकते हैं, ये एक नेशनल इमरजेंसी जैसी हालत थी। देश दिवालिया होने की कगार पर था और यही वो संकट था जिसने भारत की इकोनॉमी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं बड़े और साहसी सुधारों की जिन्होंने भारत को उस आर्थिक तबाही से बाहर निकाला और एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। ये कहानी है एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हम देखेंगे कि कैसे हम पतन के कगार पर पहुंचे, फिर बात करेंगे कि ये एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे जो उस वक्त आए, समझेंगे कि प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण असल में कैसे काम करता था, और फिर देखेंगे कि इन सब का हमारी इकोनॉमी पर क्या असर हुआ। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि क्या सब कुछ अच्छा ही हुआ या इसकी एक दूसरी साइड भी थी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं 1991 से भी पहले के भारत में। देखते हैं कि उस वक्त हालत कितनी ज्यादा खराब थी और इस संकट की जड़ें कहाँ थीं। देखिए, कोई भी इतना बड़ा संकट रातों रात तो आता नहीं है। इसके पीछे कई वजहें थी। एक तो सरकार सालों से बेहिसाब खर्च कर रही थी, जिससे घाटा बढ़ता जा रहा था। ऊपर से देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी, सरकारें फटाफट गिर रही थी। और फिर 1990 में इराक युद्ध ने जैसे आग में घी का काम किया। तेल के दाम आसमान छू गए और भारत का इंपोर्ट बिल कंट्रोल से बाहर हो गया। मतलब हर तरफ से मुसीबतें एक साथ आ गई। और इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा विलन था वो था लाइसेंस राज। ये एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा जंजाल जहां आपको हर छोटे बड़े काम के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। सोचिए, एक नई फैक्ट्री खोलनी हो या अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना हो, हर चीज के लिए लाइसेंस। इसने इनोवेशन को तो खत्म ही कर दिया, करप्शन को खूब बढ़ावा दिया और हमारी इंडस्ट्री दुनिया की रेस में बहुत बहुत पीछे रह गई। तो ऐसे मुश्किल हालात में जरूरत थी एक बड़े और साहसी कदम की, और यहीं से शुरू हुई भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी में एक बहुत बड़ी क्रांति। और इस बदलाव के पीछे थे दो खास लोग। उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने पॉलिटिकल विल दिखाई, और उनके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने इन सुधारों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। इन दोनों की पार्टनरशिप ने भारत के आर्थिक इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इन सुधारों को हम शॉर्ट में कहते हैं एलपीजी। एल मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, मतलब बिजनेस पर सरकारी कंट्रोल कम करना। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, मतलब सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में देना। और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, जिसने भारत के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। सरकार ने जो कदम उठाए वो बहुत तेज और बड़े थे। जैसे रुपए की वैल्यू कम कर दी गई ताकि हमारा सामान विदेशों में सस्ता बिके और एक्सपोर्ट्स बढ़ें। बाहर से आने वाले सामान पर जो भारी भरकम 300% तक का टैक्स लगता था, उसे घटाकर सिर्फ 35% कर दिया। विदेशी कंपनियों को भारत में पैसा लगाने के लिए एनकरेज किया गया। और सबसे बड़ी बात, उस लाइसेंस राज को लगभग खत्म ही कर दिया। अच्छा, अब जरा एलपीजी के पी यानी प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करते हैं। ये कैसे काम करता था? ये सिर्फ सरकारी कंपनियों को बेचने जैसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस था। तो सवाल उठता है कि सरकार किसी कंपनी की कीमत तय कैसे करती थी? इसके लिए वो कई तरीके अपनाते थे, जैसे ये अंदाजा लगाना कि कंपनी फ्यूचर में कितना कमा सकती है, या फिर उसकी तुलना वैसी ही दूसरी प्राइवेट कंपनियों से करना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन बहुत जरूरी प्रोसेस था। और ये निजीकरण कितने बड़े स्केल पर हो रहा था, इसका अंदाजा आप कोल इंडिया के आईपीओ से लगा सकते हैं। वो उस वक्त भारत का सबसे बड़ा आईपीओ था। सरकार ने सिर्फ 10% हिस्सा बेचकर 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जुटाए थे। और लोगों का इंटरेस्ट देखिए, ये 14 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था। हाँ, लेकिन प्राइवेट करने को लेकर लोगों में चिंताएं भी थीं, खासकर अपनी नौकरियों को लेकर। तो सरकार ने कुछ सेफगार्ड्स भी रखे। डील्स में ये शर्त रखी गई कि नई कंपनी 1 साल तक किसी को नौकरी से नहीं निकालेगी और 3 साल तक कंपनी की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बेच सकती। मकसद था कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। तो अब सवाल आता है कि इन सारे सुधारों का आखिर असर क्या हुआ? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कितनी बदली।
देखिए, आंकड़े साफ साफ कहानी बताते हैं। रिफॉर्म्स से पहले हमारी जीडीपी ग्रोथ 5.6% के आसपास थी। रिफॉर्म्स के ठीक बाद ये बढ़कर 6.6% हो गई और 2000 के दशक आते आते तो 7.6% तक पहुंच गई। ये इकोनॉमिक ग्रोथ में एक जबरदस्त जंप था। और सिर्फ इकोनॉमी का साइज ही नहीं बढ़ा, उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। 80 के दशक में हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा खेती का था, लेकिन 2000 तक सर्विसेज सेक्टर सबसे बड़ा बन गया। मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश से एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन रहा था। आईटी और बीपीओ जैसे इंडस्ट्रीज ने हमें दुनिया में एक नई पहचान दी। और जानते हैं, ये बदलाव सिर्फ इकोनॉमी तक ही नहीं रहा, इसका समाज पर भी गहरा असर पड़ा। हायर एजुकेशन में एडमिशन को ही देख लीजिए। 1991 में जहां करीब 60 लाख लोग थे, वहीं 2023 तक ये आंकड़ा 4 करोड़ हो गया। जाहिर है, जब इकोनॉमी बढ़ती है तो पढ़ाई और नए मौके की डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन कहानी का बस यही एक पहलू नहीं है। इस इकोनॉमिक बूम के साथ साथ कुछ नई चुनौतियां और इनइक्वालिटी यानी असमानता भी पैदा हुई। चलिए अब इस बदलाव के दूसरे पहलू को भी देखते हैं। फायदा तो हुआ, लेकिन सबको बराबर नहीं मिला। शहरों में जो सर्विसेज सेक्टर था वो बहुत तेजी से बढ़ा। इससे शहरी मिडिल क्लास को तो खूब फायदा हुआ, लेकिन खेती, जिस पर आज भी देश की एक बड़ी आबादी डिपेंड करती है, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ी। नतीजा, शहर और गांव के बीच का फासला और भी ज्यादा बढ़ गया। और इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद भी हेल्थ जैसे जरूरी सोशल सेक्टर्स में सरकारी खर्च बहुत कम रहा। भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.5% ही पब्लिक हेल्थ पर खर्च करता है, जबकि दुनिया का एवरेज 6% है। ये दिखाता है कि पैसे तो आए, लेकिन उसका फायदा हेल्थ सर्विसेज तक ठीक से नहीं पहुंचा। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसा कि अरविंद विरमानी ने अपने एक पेपर में कहा था कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की इकोनॉमी आज भी काफी हद तक बंद है। मतलब 1991 के रिफॉर्म्स एक शुरुआत थे, मंजिल नहीं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। 1991 के उन सुधारों ने भारत को बर्बादी से तो बचा लिया और तरक्की की राह पर भी डाल दिया, पर क्या वो आर्थिक क्रांति पूरी हो चुकी है, या फिर असमानता और अधूरे सुधारों जैसी चुनौतियां आज भी हमारे सामने खड़ी हैं? ये वो सवाल है जो आज भी भारत के भविष्य की दिशा तय करता है।